जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? जी सर। आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा, मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने लगा दी है। अब हम आगे चल रहे हैं और ये रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी के बारे में पढ़ते हैं। हाइपर टेक्स्ट एंड एचटीटीपी। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर रह गया था हमारा। ठीक है, फायरवॉल हो गया था, एंटीवायरस हो गया था, प्रॉक्सी सर्वर रह गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉक्सी सर्वर। अच्छा, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर में ना एक्चुअली होता क्या है कि किसी एक ये आपका लैन है। ठीक है, लैन के अंदर लैन में स्विच है। स्विच के साथ जो है वो सारे पीसीस कनेक्टेड है। सारे पीसीस स्विच के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे पीसीस लगे हुए हैं। इनमें से एक पीसी जो होगा वो आप बना दोगे। उसमें से एक पीसी बन जाएगा प्रॉक्सी सर्वर। वो प्रॉक्सी सर्वर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या है? प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये है कि ये ना एक कनेक्शन इंटरनेट का कनेक्शन जो है ना, बाहर जो आपने आईएसपी से लिया है, जो आईएसपी से इंटरनेट का कनेक्शन लिया है। ठीक है, ये इंटरनेट का कनेक्शन है और ये इंटरनेट का कनेक्शन आपने आईएसपी से लिया है। ठीक है, अब इस इंटरनेट के कनेक्शन को आप टर्मिनेट करोगे प्रॉक्सी सर्वर पे। प्रॉक्सी सर्वर पे कनेक्ट होगा। प्रॉक्सी सर्वर करेगा क्या? प्रॉक्सी सर्वर में एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं नेटिंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये काम हो रहा होता है प्रॉक्सी सर्वर पे। वो काम क्या करता है? ये बाहर से जो आपका इंटरनेट आया होता है ना, ये आया होता है एक्चुअली पब्लिक आईपी पे। ये पब्लिक आईपी पे होता है इंटरनेट जो आपका चल रहा है, वो किसी पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर चल रहा है। तो पब्लिक आईपी पे आपका इंटरनेट चल रहा है। और ये जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा आपका लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है, ये आपका जो है वो प्राइवेट आईपी के ऊपर है। प्राइवेट आईपी पे प्राइवेट आईपी परचेस नहीं करनी पड़ती। प्राइवेट आईपी जो है वो आप लगा लेते हो अपने पीसीज पे। उसकी रेंज होती है, पब्लिक आईपी की अपनी रेंज है, प्राइवेट आईपी की अपनी रेंज है। तो होता क्या है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के साथ मैप कर दिया जाता है। और ये मैपिंग कौन कराता है? ये प्रॉक्सी सर्वर कराता है, और थ्रू नेटिंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या मतलब कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के साथ मैप करा दिया जाता है। तो होता क्या है कि एक इंटरनेट का कनेक्शन लो और फिर 200-300 कंप्यूटर्स पे आप वो चला सकते हो, एक कनेक्शन। तो ये सारी ट्रैफिक जो है इस इंटरनेट के कनेक्शन के थ्रू बाहर जाएगी और अंदर आएगी, जो है नेटवर्क इंटरनेट की। तो लैन के ऊपर जो ट्रैफिक आएगी वो इसी प्रॉक्सी सर्वर से आएगी। जहां से जो ट्रैफिक जाएगी इंटरनेट की, इसी प्रॉक्सी सर्वर से जाएगी। तो इससे फायदे बहुत होते हैं। तो नेटिंग के ऊपर भी जो है ना, आप मतलब इस तरह से जो जो, जो आपका प्रॉक्सी सर्वर है, उस पर भी आप ऐसी पॉलिसीज बना सकते हो कि कौन कौन सी आईपी जो है वो चलनी चाहिए, कौन सी आईपी नहीं चलनी चाहिए। फायरवॉल वाला काम जो है, ज्यादातर जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं वो फायरवॉल ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी का असल काम होता है इंटरनेट चलाना सारे पीसीस पे। सारे पीसीस पे इंटरनेट चलाना ये काम होता है प्रॉक्सी सर्वर का, जो कि यहाँ पर इनेबल हो रहा है। अच्छा, तो ये मतलब था इसका आइडिया प्रॉक्सी सर्वर का। प्रॉक्सी सर्वर के जरिए आप जो है कनेक्शन लेके जो है सब पे सारे लोकल एरिया नेटवर्क पे इंटरनेट चला सकते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं नेट के, ये भी यही करते हैं? जी, ये भी यही करते हैं वो। यानी कि अगर उन्होंने अपने पास जो है वो प्रॉक्सी अपने एंड पे चलाते हैं, और वो जो उन्होंने आईपी सेट की हुई है
वो आईपीएस के जरिए जो है ना लोगों के साथ कनेक्टिविटी कर लेते हैं और हमारे पास इंटरनेट चल जाता है। जैसे ज्यादातर जैसे आपने देखा, वो केबल वाले जो नेटवर्क इंटरनेट दे रहे होते हैं, वो अपने पास प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल करते हैं और घरों के अंदर वो दे देते हैं वो अपना प्राइवेट आईपी के जरिए, और हमारे पास एक ही, उनका पास एक ही कनेक्शन होता है, लेकिन वो पूरे मोहल्ले में चला देते हैं इंटरनेट उसके जरिए। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? चलिए अगला देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ये आपने देखा, अब सबसे ज्यादा यूज मेरे ख्याल में हम लोग यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ब्राउजर गेट्स डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेब सर्वर। ठीक है, होता क्या है कि हम तो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए, और हमारे सामने जो हम एचटीटीपी के लागे जो भी वेब पेज लिखते हैं, उस वेब पेज का डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास आ जाता है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज क्या करता है? यूआरएल यूज करता है। यूआरएल क्या है? वो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, एक एड्रेस होता है, जैसे facebook.com, youtube.com, या जो है हमारा pfkey.edu.pk। तो ये सारा जो है वो, ये सारे यूआरएल्स हैं। ठीक है, इन एड्रेसेस के जरिए हम किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें जो मदद देता है इसके लिए वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। अच्छा, एचटीटीपी के आगे सारे इसका बस सिंटैक्स लिखते हो, फिर डबल स्लैश होता है, और फिर उसके बाद जो है वो आप कोई वेबसाइट का नाम, ठीक है, वो लिखते हो। हम अपने वेबसाइट का नाम लिख देते हैं pfkey.edu.pk, है ये हमारा यूआरएल है जी। सर, ये अब तो नहीं लिखा आता ये एचटीटीपी ज्यादातर वेबसाइट्स में। असल में वो बाय डिफॉल्ट आप तो ये लिखते हो, ये खुद ही लगा देता है, यानी कि और ब्राउजर शो आप भी नहीं हो रहा था गूगल पे तो। गूगल क्रोम वगैरह पे तो वैसे तो शो करे ना करे, लेकिन होता जरूर है ये। पहले तो लिखना लाजमी होता था, अब ये जो है वो ब्राउजर खुद ही इसको, इस सारे सिंटैक्स को खुद ही लगा देता है, आप सिर्फ यही लिखते हो। बल्कि आप तो www भी नहीं लिखते अक्सर, ये भी ब्राउजर खुद लगा देता है। अगर आप pfkey.pk लिखो तो तब वो यही खोलेगा। ठीक है, तो ब्राउजर ज्यादातर खुद ही इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि इतना पार्ट तो वो खुद ही अपने हिसाब से जो है ना एम्बेड कर देता है। आप सिर्फ ये लिख रहे होते हो, जो आगे जो लास्ट के आपका यूआरएल होता है। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ना, ये एक पोर्ट, हर प्रोटोकॉल किसी न किसी पोर्ट पे चल रहा होता है। जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर है 8080। 8080 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ये सर्विस चल रही है एचटीटीपी प्रोटोकॉल की, इस पोर्ट नंबर पे, इसको कहते हैं पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर। तो हर प्रोटोकॉल के पीछे कोई ना कोई पोर्ट नंबर होता है, तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के पीछे 8080 भी है, प्रोटोकॉल है, और उसके जरिए से जो है वो चलता है। अब आप इस पे जो वेब पेज डिजाइन होता है, जो आप वेब पेज लिखते हो, वेब पेज जो आप लिखते हो, जो आप अपने प्रोजेक्ट में भी कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी आप लैंग्वेज यूज करते हो जिसको एचटीटीपी समझ सके? वो है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो है टैग्स होते हैं, जो आप कर भी रहे हो, हेड होता है, ठीक है ना, इस तरह से मुख्तलिफ टैग्स होते हैं, टाइटल वगैरह, जो आपने सीख लिया है लैब के अंदर। तो सारे वेब पेज की डिजाइनिंग वगैरह सब आप इस पे कर रहे होते हो, और ये प्रोटोकॉल जो है वो इस लैंग्वेज को भी समझता है, और इसके इसके समझ के वो जो है वो ब्राउजिंग करके आपको चला के दे देता है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बिलाल शौकत, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं जो है ना उन सारे लोगों को
वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ जिन्होंने अपना लेबल अजीब किस्म का लिखा हुआ है ना नाम। ऑनलाइन क्लास में किसी किस्म का जो है ना कोई, मैं वो मतलब टॉलरेट नहीं करूंगा किसी किस्म का जो है ना लोग जो है मजाक करें ये करें। आपको अपने एंड पे करना है करें, ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने ऐसे नाम रखे, मैं उन सबको निकाल रहा हूँ मीटिंग से। ठीक है, एक जी एक सर, निकाल दिया कर मैंने। दें। शुएब धोबीलाल नाम रखा था, निकाल दिया उसको मैंने। हाँ, धोबीलाल था कोई। तो इस तरह से जो लोग कर रहे हैं, तो बहुत एहतियात करें। मैं उनके नाम अलग से लिख भी रहा हूँ, उनकी आईडीज भी लिख रहा हूँ, उनको जो है मैं आ, आगे हो सकेगा तो मैं प्रेसिडेंट को भी फॉरवर्ड करूंगा उनके नाम, नेम आईडी लिख के उनके, ताकि उनके साथ उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। यहाँ हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। अच्छा जी, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो अपीयरेंस H1, ये हेडिंग हेडर है, ये पैराग्राफ है, ये आप सबने किया है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। तो XML ये भी एक, जैसे HTML है ऐसे XML भी है। XML के अंदर ज्यादा पावरफुल टूल्स हैं ग्राफिक्स के खास तौर पे। आपने देखा होगा बड़ी अच्छी वेबसाइट्स होती है मल्टीमीडिया पे बनी हुई होती हैं, और उसके अंदर काफी अच्छे टूल्स होते हैं जो कि HTML में वो टूल्स नहीं है जो XML में मौजूद है। तो XML भी एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। इनको लैंग्वेज तो कहते हैं मार्कअप, जैसे HTML है वो भी मार्कअप लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दीज आर आर मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं। मार्कअप का मतलब क्या है? ये मार्कअप है, जैसे पैराग्राफ का आपने मार्कअप कर दिया, हेडर्स का आपने मार्कअप कर दिया, तो ये मार्कअप्स है। और मार्कअप को हम यूज करते हैं, और उसको जो है ना वो हम यूज करके जो है ना वो अपने वेबसाइट पे, वेब पेज पे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड वेब भी सीखते हैं। www जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट जो आपका चल रहा है वो www जो है ना वो मशहूर वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके अलावा भी एक है www2, उस पर अलग सीरीज चल रही है। और भी हैं अलग, लेकिन वो जाहिर है वो बताए नहीं है, लोगों से हिडन किए हुए हैं। और उनके ऊपर अलग अलग जो है वो इंटरनेट, यानी कि वो पूरा अलग ही स्ट्रीम हो जाती है। जो उसको एक्सेस करेगा वो अलग नेटवर्क पे चला जाएगा, होगा इंटरनेट पर ही, लेकिन उसके नेटवर्क की स्ट्रीम बिल्कुल अलग चलेगी। अच्छा जी, इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर काफी हद तक मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, नहीं बताया इसका आपका इंटरनेट। हाँ, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, आईएसपीस के बारे में बताया था सारा, कि आईएसपीस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, और कैसे केबल कनेक्शन लिया जाता है। डोमेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आज की क्लास में भी बताया कि सिंगल अथॉरिटी होती है डोमेन में, ले जो कि एक सर्वर कॉन्फ़िगर होता है जिसके जरिए से वो पूरा जो है नेटवर्क मैनेज किया जाता है, और डोमेन कहते हैं हम। अच्छा, फिर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट बाय अ राउटर कॉल्ड अ गेटवे। ठीक है, गेटवे यानी कि राउटर के जरिए आप जो है अपना लैन जो है बाहर वैन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप पीएफ कीट में देखो, पीएफ कीट एक लैन है, लेकिन ये जो है यहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है। ठीक है, हालांकि इंटरनेट क्या है, वैन है। तो हम कहेंगे कि पीएफ किट का जो लैन है वो इंटरनेट, वो कनेक्टेड है वैन के साथ थ्रू इंटरनेट। अच्छा जी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन। अच्छा, अब हम अगर कोई नाम रखते हैं, जैसे हमने pfkit.edu.pk ये नाम रखा है, तो उसके लिए हम, अब हम जो भी नाम रखें वो हम, जैसे यहाँ पर लिखा है आई कैन। ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, आई कैन। तो ये लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। या आप डोमेन जब रजिस्टर कराते हो, जैसे कोई वेबसाइट रजिस्टर कराओगे, जाहिर है तो जब रजिस्टर होती है वेबसाइट,
तो वो ये लोग करते हैं। और जब ये लोग वेबसाइट रजिस्टर कर देते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। जाहिर है इसकी पेमेंट लेते हैं, ये सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्रिप्शन होती है आपकी, यानी कि 1 साल की। 1 साल तक आप कुछ होते हैं कहते हैं आप परमानेंट उस डोमेन को रजिस्टर कराना चाहे तो परमानेंट भी हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है ओवरसीज द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन्स। एक डोमेन नेम की एग्जांपल यहाँ दी हुई है। अच्छा, स्ट्रेटजीज फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हो? आईएसपी के जरिए, जो आपको बता चुका हूँ मैं। डायल अप कनेक्शन अब यूज नहीं होते, पहले यूज होते थे डायल अप कनेक्शन। हम डायल करते थे और कनेक्ट करते थे। आप टेलीफोन वायर को अपने पीसी के साथ लगाते थे और इस तरह डायल अप के जरिए से कनेक्टिविटी कर लेते। तो केबल कनेक्शन ये भी एक तरीके कार है, जो केबल वाले जो मोहल्लों में दे रहे होते हैं इंटरनेट, तो केबल कनेक्शन दिया या तो आईएसपी भी ऐसा कर रही होती है। इस तरह डीएसएल, डीएसएल में डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। तो डीएसएल मॉडेम लग जाता है टेलीफोन के साथ, टेलीफोन वायर के साथ हमारे, और उसके जरिए टेलीफोन कंपनी हमें इंटरनेट दे रही होती है। इसकी स्पीड बहुत हाई फाई होती है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क है डीएसएल। और आखिरी है वायरलेस। ज्यादातर अभी हम लोग ज्यादातर यही यूज कर रहे होते हैं वायरलेस आजकल। ठीक है, वायरलेस डिवाइस लगा दी, वो टावर से कनेक्ट हो जाती है किसी करीबी, और कंपनीज का नेटवर्क पूरे मुल्क में होता है या पूरे शहर में होता है, उसके जरिए से आप इंटरनेट कनेक्टिविटी कर लेते हो वायरलेस के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है इस पे पॉसिबल है। अच्छा जी, अच्छा इसके ये इनको कहते हैं हम निमोनिक एड्रेस भी कहते हैं। ये जो निमोनिक एड्रेस का मतलब क्या है? यही जिसको हम कह रहे हैं यूआरएल देते हैं ना, www.cs.gsu.edu या bfk.edu.pk या google.com, ये सारे के सारे क्या है? ये निमोनिक एड्रेस है, यूआरएल है, निमोनिक एड्रेस भी कहते हैं। तो इसमें डोमेन नेम आ जाता है। डोमेन नेम जैसा भी आपको मैंने बताया, उसके अंदर टॉप लेवल डोमेन नेम होता है, क्लासिफिकेशन होती है। जैसे आप देखो google.com है, यहाँ लिखा हुआ है .com। .com का मतलब क्या? कमर्शियल। जिस जिस वेबसाइट के आखिर में .com लगा हुआ होगा तो वो कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, google.com ये क्या है? कमर्शियल वेबसाइट। इस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि एजुकेशनल होती हैं, उनके आगे हम आखिर में लगा देते हैं ईडीयू। ईडीयू लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि वो कमर्शियल वेबसाइट्स है। और अगर आखिर में हमने पीके लगा दिया, इसका मतलब है, सॉरी ईडीयू लगा दिया तो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, और अगर आखिर में हमने पीके लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो एजुकेशनल वेबसाइट जो है पाकिस्तान से बिलोंग करती है। ये कंट्री का जो है ना शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज किया होता है .au। अगर हम .au कर लिया, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। .uk कर दिया तो यूनाइटेड इंग्लैंड की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम। .in कर इंडिया के लिए मेरे ख्याल में .in है। इस तरह जो मुख्तलिफ कंट्रीज के जो मुख्तलिफ एब्रीविएशन है, जो वो इससे कंट्री का पता चल जाता है कि ये जो है वेबसाइट है या जो ये यूआरएल है वो कौन से मुल्क के अंदर जो है वो होस्ट हुआ है और कौन से मुल्क की वेबसाइट है। तो इस तरह और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। .net आ गया है। ठीक है, .net यानी कि किसी का नेटवर्क हो तो वो .net पे बना सकता है। वो नेट मींस नेटवर्क। तो ये निमोनिक्स है। अच्छा जी, ट्रांसलेशन बिटवीन निमोनिक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस हैंडल्ड बाय नेम सर्वर्स। तो आप ये काम कौन करता है? देखो गूगल.com के पीछे तो कोई आईपी एड्रेस होगा ना। google.com के पीछे क्या होगा? कोई आईपी एड्रेस। एक्चुअली हमें उसका आईपी एड्रेस नहीं पता होता, हम google.com लिखते हैं, लेकिन वो करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के ऊपर जो है वो चला जाता है और वहां से वेब पेज ले आता है। इस तरह सबके साथ यही है। तो ये मैप कौन करता है? वेबसाइट को आईपी एड्रेस के साथ मैप कौन करता है? ये स्पेशल एक सर्वर है जिसको हम कहते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर। तो ये एक सर्वर होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं पीसी पे, और वो ये काम करता है कि आईपी एड्रेस को मैप कर देता है
URL के साथ। अच्छा, इंटरनेट एड्रेसिंग, हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो जिन लोगों का मसला आ रहा है लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, लिख दें चैट के ऊपर, या लेकिन चैट तो मैंने ऑफ किया हुआ है, होस्ट ओनली मैंने तो किया सर हुआ चैट। लेकिन आपके पास तो आ जाएगा जो बोले, हाँ वो आ रहा जिसका है, नेट मेरे का पास इशू आ का रहे वो। हैं, मेरे पास आ रहे हैं। तला फैसल ने कहा कि उनका अटेंडेंस लगा दे, ठीक है, लग जाएगी अटेंडेंस। लाइट का मसला आ रहा है। अच्छा जी, आईपी एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, तो आईपी एड्रेस जो है वो, आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है ना, आईपी एड्रेस अभी, आईपी एड्रेस भी दो किस्म के हैं। एक है आईपी वर्जन 4 और एक है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दो तरह के हैं। और इसमें फर्क क्या है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में? ये जो है ट्रेडिशनल है, ठीक है, यानी कि सब लोग हम यही यूज कर रहे होते हैं, उसी पे जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है, और सारे लोग इसी के जरिए से प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी हम इसी को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इन आईपी वर्जन 4 जो है ना, वो अब काफी लिमिटेड हो गया है, क्योंकि अब ज्यादातर जाहिर है जैसे जैसे इंटरनेट फैलता जा रहा है, आपके मोबाइल फोन भी आ गए हैं, तो अब ये आईपी की शॉर्टेज हो गई है। तो रैंडमली जो आईपी मिल रही होती है ना ज्यादातर मोबाइल फोन वगैरह को, वो आईपी वर्जन 6 से दे रहे होते हैं। इसकी रेंज ज्यादा है, ये 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 4 32 बिट का है, आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का है। आईपी वर्जन 6 128 बिट का है। तो दोनों जो है हम यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं आजकल। जो ट्रेडिशनल जो है वो आईपी वर्जन 4 ही है, 10.5.6.2, ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है फॉर एग्जांपल। ये जो आईपी वर्जन 6 का है ना, ये होता है हेक्सा में, जैसे डी एफ 225, इस तरह का जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस जो है ये हेक्सा में लिखा हुआ है, ये हेक्सा में लिखा हुआ होता है। जाहिर है इसको इस पे नेटवर्क हेक्सा के अंदर याद रखना आईपी को आसान नहीं होता, क्योंकि लंबा एड्रेस होता है। लेकिन बहरहाल ये हम यूज कर रहे होते हैं, ये ज्यादातर इसका तरीकेकार अलग है पूरा। आप जब नेटवर्किंग के बारे में पढ़ोगे, उसमें डीसीएन का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें आपको तफसील से बताया जाएगा। यहाँ पर आपको ये बात दिखा दिया गया कि आईपी एड्रेस से और आईपी एड्रेस के जरिए से कनेक्टिविटी करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्या मतलब? बीच में डॉट लगे हुए, और डॉट जो है डेसिमल नंबर्स जो है वो, दीज नंबर्स आर सेपरेटेड बाय मींस ऑफ डॉट, इसलिए हम कहते हैं उसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो आईपी एड्रेस की वजह से जो है ना, कोई भी जो है ना, ये एड्रेस होता है, इस एड्रेस की वजह से आप नेटवर्क के ऊपर यूनिक होते हो, और उस नेटवर्क के जरिए से आपके ऊपर कनेक्टिविटी कर ली जाती है, आपके पास जो है मैसेज भेजा भी जा सकता है, ट्रैफिक भेजी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस। आवाज मेरी सही नहीं आ रही क्या? सही आ रही है? Yes, sir. Okay. ये आईपी एड्रेस के बारे में बात हुई। इसके बाद नेटवर्क, अच्छा ये तो हमने आइडेंटिफायर देख लिया था, ये लोग करते हैं डॉटिमल, ये मैंने आपको आईपी एड्रेस की एग्जांपल बता चुका हूँ। और ये आईपी एड्रेसेस आप वाकिफ भी होंगे, हम ज्यादातर आईपी एड्रेसेस आए कॉन्फ़िगर करते हैं, अपने पीसी वगैरह पे भी देते हैं। हमें एक आईपी मिलती है, कनेक्टिविटी के लिए आईपी चाहिए। देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने नेटवर्क बनाया, लैन बना दिया, पीसी कनेक्ट कर दिए, ठीक है, पीसी कनेक्ट हो गए, लेकिन कम्युनिकेशन फिर भी नहीं होगी अगर आपने पीसी के ऊपर आईपी नहीं दी। अगर आईपी एड्रेस नहीं है पीसी के ऊपर, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी।
इसलिए पीसी के ऊपर आईपी असाइन करना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले भाई कौन सा पीसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद है जिसके साथ कम्युनिकेशन की जा रही है। तो ये बहुत लाजमी चीज होती है आईपी एड्रेस, और इसके जरिए से जो है ना हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसलिए नेटवर्क बनाने के बाद दूसरा बड़ा काम ये होता है कि आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करने होते हैं। अच्छा, आईपी एड्रेस एक तो ये आप स्टैटिक कॉन्फ़िगर करो, एक होता है स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी का मतलब क्या है? स्टैटिक आईपी का मतलब ये है कि आप पीसी पे जाके आपने खुद आईपी दी, इस पीसी पे गए आईपी दी, इस पीसी पे गए आईपी दी, ठीक है, जो आप खुद कॉन्फ़िगर करते हो हर पीसी पे जाके और उसको आईपी असाइन करते हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक आईपी। एक होता है ये कि डायनामिक आईपी, डायनामिक आईपी भी होती है। डायनामिक आईपी का मतलब क्या है? डायनामिक आईपी का मतलब ये है कि कोई आप ऐसी मशीन लगा देते हो नेटवर्क पे जिसको, जो एक सर्वर सर्वर होती है, उस सर्वर का नाम होता है डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर काम क्या करता है? डीएचसीपी सर्वर काम क्या करता है? ये आईपी जो है ना असाइन करता है, पूरे नेटवर्क को जो है ना आईपी असाइन कर देता है खुद ही, रैंडमली। जब आईपी असाइन होती है तो नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बगैर आईपी के असाइनमेंट के तो कोई भी पीसी नहीं लेफ्ट जो है ना नेटवर्क से कनेक्ट हो नहीं सकता। अब आपने देखा होगा जगह जगह वाईफाई राउटर लगे हुए हैं। वाईफाई के जरिए, वाईफाई काम क्या करता है, अपनी जाहिर है उसकी रेंज होती है वाईफाई की। अब कोई भी अपना लैपटॉप लेके, कोई मोबाइल लेके उस रेंज के अंदर आता है, तो होता क्या है कि डीएचसीपी, ये वो वाईफाई है ना, वाईफाई भी बैकएंड के अंदर इस स्विच से कनेक्ट होता है। आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क का स्विच है, इस स्विच के साथ ही कनेक्ट होता है आपका वाईफाई भी, बैकएंड पे वायर के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन बाकी वाईफाई की जो है जाहिर रेंजेस होती हैं, वो रेंज के अंदर फेंक रहा होता है अपने अपने रेंजेस को, और जो इस रेंज के अंदर आता है पीसी या लैपटॉप, तो यही यही डीएचसीपी सर्वर इसको भी आईपी दे देगा, इस लैपटॉप को भी, इस मोबाइल को भी, सबको आईपी यही डीएचसीपी सर्वर देगा, जिसके जरिए से वो कनेक्ट कनेक्ट कर लेंगे। तो बगैर आईपी के कोई भी कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। और एक तरीका है स्टैटिक आईपी, यानी कि आप खुद ही कॉन्फ़िगर करो। एक तरीका है डायनामिक आईपी, जिसके अंदर आप कोई सर्वर को इंस्टॉल करके सर्वर जो है एक्चुअली आईपी असाइन कर रहा होता है नेटवर्क के अंदर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड में? नो सर। ओके, अच्छा जी, अब हम आते हैं ओएसआई नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल। सर सर डायनामिक आईपी बता दें एक बार। डायनामिक आईपी का मतलब होता है कि एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया जाता है, उस सर्वर के अंदर रेंज बता दी जाती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज है। उस रेंज के अंदर वो आईपी जो है ना असाइन होती है ऑटोमेटिकली नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क में जितने पीसीज हैं उनको आईपी असाइन होती है, और वो आईपी असाइन करता है डीएचसीपी सर्वर। इससे फायदा ये होता है कि हर मशीन पे जाके आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ डीएचसीपी सर्वर के जरिए पूरे नेटवर्क को आईपी असाइन कर सकता है ऑटोमेटिकली। ये फायदा होता है इसका। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में बताते हैं। यहाँ पर ओएसआई नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल, ओएसआई जो है ना एक मॉडल है, रेफरेंस मॉडल है, और उसका ओएसआई एब्रीविएशन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। ठीक है, ओपन सिस्टम ये लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। जैसे नाम से ही जाहिर है कि देखो हर कोई डिवाइसेस बना रहा है, हार्डवेयर भी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं। यहाँ से दिखा देता हूँ। हार्डवेयर बनाने वाले मुख्तलिफ हार्डवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, हार्डवेयर भी बन रहा है, सॉफ्टवेयर भी बन रहा है। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो बन रहे हैं, जैसे किसी ने बनाया कीबोर्ड बना दिया किसी ने, ठीक है, किसी ने कीबोर्ड बनाया, किसी ने माउस बनाया, और मुख्तलिफ चीजें जो है बन रही हैं। और किसी ने लैंड कार्ड बना दिया, लैंड कार्ड, इसके जरिए से कनेक्ट कनेक्ट करते हैं इंटरनेट को, नेटवर्क पे जब जाते हैं। किसी ने लैंड कार्ड बनाया,
अब ये लैंड कार्ड क्या श्योरिटी है, लैंड कार्ड हर पीसी पे जाके ओके हो जाएगा, या ये माउस जो है वो हर पीसी पे काम करेगा, किस बात की क्या श्योरिटी है? या जो सॉफ्टवेयर बनाया किसी ने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया, किसी ने कोई ब्राउजर बनाया, किसी ने कोई गेम बनाया, ठीक है, तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर बनाने वाले मुख्तलिफ चीजें बना रहे हैं, इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये सॉफ्टवेयर सारे पीसी पे चलेंगे? क्योंकि भाई माइक्रोसॉफ्ट के पीसी, विंडोज भी चल रहा है, मैक भी चल रहा है, लिनक्स भी चल रहा है, मैकिंटोश चल रहा है, मतलब इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतने सारे, तो लैंड के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ दुनिया में वेंडर्स है, हर एक की डिवाइसेस चल रही है, कोई ये नहीं कहता कि भाई मेरी डिवाइस जो है, मेरी डिवाइस पे डेटा नहीं आ रहा, मेरी डिवाइस पे वेबसाइट नहीं खुल रही, मेरी डिवाइस पे माउस नहीं चल रहा, मेरे कंप्यूटर के साथ माउस नहीं चल रहा, मेरे कंप्यूटर पे लैंड, कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि सबके ओपन सामने एक सिस्टम। स्टैंडर्ड है, सब हार्डवेयर बनाने वाले और सब सॉफ्टवेयर बनाने वाले दोनों जो है ना एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। वो कौन सा स्टैंडर्ड है? वो ओएसआई है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल फॉलो करते हैं, इस मॉडल को फॉलो करके हार्डवेयर बनाने वाले अपने हार्डवेयर डिवाइसेस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इंटरवेंडर कम्युनिकेशन हो जाती है। इंटरवेंडर कम्युनिकेशन, इंटरवेंडर का मतलब क्या है? इंटरवेंडर का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ डिवाइसेस बनाने वाले या सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आएगा, कंपैटिबिलिटी का इशू नहीं आएगा, क्योंकि सबने इस रेफरेंस मॉडल को फॉलो किया है। तो ये रेफरेंस मॉडल है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल कह लो। ओएसआई जो है ना एक्चुअली क्या है? एक कंसेप्चुअल मॉडल है। कंसेप्चुअल का मतलब क्या है? ये ऐसा नहीं है कि आप अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लो, ऐसी चीज नहीं है। ये कंसेप्चुअल मॉडल है, लेकिन इस कंसेप्चुअल मॉडल को सामने रख के हार्डवेयर बनाने वाले अपना हार्डवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाले अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इस मॉडल के बारे में पढ़ना होगा कि मॉडल बेसिकली है क्या। अच्छा, इस मॉडल को बनाया किसने? इस मॉडल को बनाया है आईएसओ ने। आईएसओ क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेटवर्क के मुख्तलिफ पैरामीटर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जी हाँ, इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जो हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। तो आईएसओ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और वो जो है एक्चुअली वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल जो है, उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना वो उस मॉडल को इजाद किया है, और कंसेप्चुअल मॉडल है। इस मॉडल में 7 लेयर्स है। कौन कौन सी लेयर्स है? 7, ये सामने आपको नजर आ रही है। पहली लेयर कौन सी है इसमें? अब आप पहली लेयर जो है ना इसमें है फिजिकल लेयर, देखो नंबर लिखा हुआ है। आपने करना ये जरूरी है कि हर लेयर को ना उसके नंबर से याद रखना है। फर्स्ट लेयर ऑलवेज बी फिजिकल लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है? डेटा लिंक लेयर। थर्ड लेयर है नेटवर्क लेयर। फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट। फिफ्थ है सेशन। सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन। सेवेंथ है एप्लीकेशन। तो 7 लेयर्स जो है ना वो इसके नंबर के साथ याद रखेंगे। कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि लेयर 3 की बात हो रही है। अब लेयर 3 का मतलब क्या? लेयर 3 का मतलब है नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। तो कभी कभी लेयर का नाम नहीं लिया जाता, लेयर का नंबर कहा जाता है कि लेयर 7, लेयर 5, उसका मतलब उस लेयर की बात हो रही है। क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, लेयर का नंबर दे देंगे हम नाम नहीं दें, तो आपको नंबर से ना याद रखना है कि कौन सी लेयर की बात हो रही है। तो आप याद रख लेना कि कौन सी लेयर का नंबर कौन सा है। अब हर लेयर का काम देख लेते हैं, हर लेयर का काम क्या है, ठीक है। फिजिकल लेयर है पहले तो। फिजिकल लेयर का मतलब क्या है? ये सबसे नीचे वाली लेयर है। चलिए सर स्टार्ट करते नंबर हैं सबसे 4 पे टॉप लेयर से। ट्रांसपोर्ट है। सबसे टॉप लेयर से स्टार्ट करते हैं ताकि समझ में आसानी से आ जाए। देखो ये ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, ये कोई जो डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा है, और ये रिसीविंग डिवाइस है जहां पर डेटा की रिसेप्शन हो रही है। ट्रांसफर करने वाला ट्रांसमिटिंग डिवाइस है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, और रिसीव करने वाला रिसीविंग एंड पे डेटा को रिसीव कर रहा है। अब होता क्या है, जैसे किसी ने इसने ईमेल लिखी, ठीक है, ईमेल लिखी, ईमेल सेंड की। ईमेल किस पे लिखेगा? किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे लिखेगा। ईमेल लिखने के बाद अब ईमेल जिस लेयर पे लिख रहा है ना वो एप्लीकेशन लेयर कहलाएगी।
इसमें एक्चुअली पूरा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो उसके सामने इंटरफेस नजर आ रहा है वो एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है, जिसमें वो काम कर रहा है। इसके बाद होता क्या है, इस ईमेल के साथ आप बहुत सी चीजें भी तो लगाते हो, जैसे अटैचमेंट कर दी, कोई इमेज लगा दी, ठीक है, कोई इमेज आ गई, जेपीजी फाइल है फॉर एग्जांपल, कोई जेपीजी फाइल है ईमेल के अंदर, कोई पीएनजी फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल, टीएक्सटी फाइल, कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, ईमेल के साथ कोई टेक्स्ट फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल के साथ जो है इसके साथ साथ हो सकता है कोई पीडीएफ हो। अब ये सारी फाइलें मौजूद हैं ईमेल के अटैचमेंट के अंदर। अब पीडीएफ पीडीएफ रहती है, टेक्स्ट टेक्स्ट रहती है, जेपीजी जेपीजी रहती है, डेटा आपस में मिक्सअप नहीं होता। ये कौन काम करता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर काम करती है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम मैंने आपको बता दिया, यूजर इंटरफेस जिस पे यूजर काम कर रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा को अपनी फॉर्मेट पे रखती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, कोई चीजें आपस में मिक्सअप नहीं होती, पिक्चर, इमेज, टेक्स्ट सब अलग, ऑडियो वीडियो सब अलग अलग रहता है, कोई आपस में मिक्सअप नहीं होगा, हर डेटा अपनी फॉर्मेट पे रहेगा। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगी प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद है सेशन लेयर, ये सेशन लेयर पे आ जाएगा। सेशन लेयर का काम क्या है? एस्टेब्लिश एंड मेंटेन कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफर कर रहा है